नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की बात में आज मैं आपको देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू की बात सुनाना चाहता हूं। रिपब्लिक डे के मौके पर किरण रिजिजू आपकी अदालत में आज मेरे मेहमान थे। लॉ मिनिस्टर पिछले कई दिन से भारत के संविधान और न्यायपालिका को लेकर अपने कमेंट्स की वजह से हेडलाइंस में हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लेकर कई चुभने वाली बातें कही हैं, कई सवाल उठाए हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के कई जज अपने आप को संविधान से ऊपर मानते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रॉ और आईबी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए थी? आज मैंने कानून मंत्री से पूछा उनका इरादा क्या है। क्या वो जुडिशरी को कंट्रोल करना चाहते हैं? जजेस और वकीलों से जुड़े सारे सवालों के जवाब आप शनिवार को देख पाएंगे जब यह शो टेलीकास्ट होगा। आज आपको रिकॉर्डिंग की एक झलक दिखा देता हूं। जब मैंने किरण रिजिजू से गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के बारे में पूछा, इसे ब्लॉक क्यों किया गया, क्या जरूरत थी, दुनिया भर की मीडिया में इस पर सवाल उठे, तो सुनिए लॉ मिनिस्टर ने क्या जवाब दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्ट देखी मैंने। उन्होंने लिखा कि बीबीसी को ब्लॉक करने के लिए सेंसरशिप लगा दी, बिजली काट दी, लोगों को अरेस्ट कर लिया। पता ना, ये लोग अंग्रेज लोग तो चले गए, अभी भी बीबीसी और न्यूयॉर्क टाइम्स में जो लिखता है उसी को मान्यता देते रहते हैं ये लोग। हम लोग इसको मान्यता नहीं देते। हम अपने देश में देश का फैसला, देश का जनता, देश का सुप्रीम कोर्ट और देश का जो सिस्टम है हम उसी से चलेंगे। बाहर का धमकीबाजी, बाहर का दादागिरी से मोदी जी का सरकार चलने वाला नहीं है। इसके बाद मैंने लॉ मिनिस्टर से चीन के एग्रेशन को लेकर सवाल पूछे। क्या चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है और हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं? मैंने उनसे राहुल गांधी के उस बयान के बारे में पूछा जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि अरुणाचल की सीमा पर चीन ने हमारे सैनिकों की पिटाई कर दी। वो कहते हैं कि चाइना जो है वो तो युद्ध की तैयारी कर रहा है और हम इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। उन्होंने कहा अरुणाचल में चीन के सैनिकों ने आकर हमारे फौज के सैनिकों की पिटाई कर दी। सबसे पहले तो आप बताइए, राहुल गांधी ने कहा कि चाइना का आर्मी ने इंडियन आर्मी को पिटाई कर दिया। ये पिटाई शब्द कितना शर्मनाक शब्द है। और अभी पिटाई नहीं कर सकते हैं जी। अभी तो हम इसको ज़्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं कहेंगे। अब इंडियन आर्मी वो नहीं रहा जो कांग्रेस के समय में जो परिस्थिति में बना कर रखा हुआ था। हम लड़ाई करने के लिए हम नहीं कहते हैं, लेकिन हमारा टेरिटरी को सुरक्षित रखने के लिए जो मोदी जी ने काम किया है, ये सेंसिटिव मुद्दा है, इसलिए हम छाती ठोक के नहीं बोलते हैं। लेकिन जो मोदी जी कर रहे हैं ना कोई सोच भी सकता है और ना कभी किसी ने किया है। अब सवाल यह कि क्या जरूरत पड़ने पर हम चीन से मुकाबला करने को तैयार हैं? क्या हमारी तैयारी पूरी है, या फिर जैसा राहुल गांधी कहते हैं कि हम चीन के थ्रेट को इग्नोर कर रहे हैं, हम चीन से डरते हैं? मामला सेंसिटिव है, सवाल मुश्किल था, लेकिन किरण रिजिजू ने काफी डिटेल में जवाब दिया। पूरे जवाब तो आप शनिवार को देख पाएंगे, लेकिन लॉ मिनिस्टर कितने एग्रेसिव हैं इसकी एक झलक आपको अभी दिखा देता हूं। आप चाइना को, अरुणाचल को, बॉर्डर को अच्छी तरह जानते हैं। क्या चीन से हमारी सीमाओं पर खतरा है? क्या हमारी सेनाएं चीन का मुकाबला करने के लिए सक्षम हैं, तैयार हैं? जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए हैं, हमारा पूरा बॉर्डर एरिया सुरक्षित है और सुरक्षित करने के लिए हर संभव कदम उठाया जा रहा है। किरण रिजिजू ने डिटेल में बताया कि चाइना बॉर्डर पर हालात कैसे हैं, कैसे आधा सच आधा झूठ बताने से भ्रम पैदा होता है। किरण रिजिजू जी अरुणाचल के उस रिमोट गांव से आते हैं जो एलएसी से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। उनके पास सारे सिचुएशन की फर्स्ट हैंड जानकारी है। वो हमेशा इस पर नजर रखते हैं। लॉ मिनिस्टर ने बताया कि चीन को लेकर मोदी की नीति क्या है। यह सब आपको पहली बार जानने को मिलेगा शनिवार रात 10 बजे आपकी अदालत में।
इतने ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, गाना भी गाते हैं, फिटनेस भी करते हैं, तो काम कब करते हैं मंत्रालय का? आपके गांव के 40 किलोमीटर दूर पर एलएसी है, वहां चीन आके बैठ गया है, आप कुछ कर नहीं रहे। आपने जवाहरलाल नेहरू की गलतियां गिनानी शुरू कर दी। आपने कहा कि जजेस को सोच समझकर बोलना चाहिए, आप जुडिशरी को कंट्रोल करना चाहते हैं। भारत के कानून मंत्री किरण रिजिजू आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे। किरण रिजिजू ने आज सेना के जिस शौर्य, बहादुरी और हिम्मत की बात की, उसकी एक झलक देखने को मिली कर्तव्य पथ पर। आज रिपब्लिक डे परेड में भारत की फौजी ताकत के साथ साथ स्वदेशी हथियारों का दम भी दिखाई दिया। यह पहली बार है कि परेड में शामिल सारे हथियार भारत में बने थे। आज रिपब्लिक डे परेड की एक पुरानी परंपरा को भी बदला गया। राष्ट्रपति को दी जाने वाली 21 तोपों की सलामी भारत में बनी 105 mm भारतीय फील्ड गन से दी गई। गन सैल्यूट के लिए 8 मेड इन इंडिया तोपों का इस्तेमाल किया गया। अब तक गणतंत्र दिवस की परेड में गन सैल्यूट ब्रिटिश एरा की पाउंडर तोपों से दिया जाता था। आज मैं आपको परेड में शामिल हथियार दिखाऊंगा। इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद आपको इन हथियारों की खासियत भी बताएंगे, वो हथियार जो इस परेड में डिस्प्ले किए गए। सबसे पहले आपको दिखाते हैं भारत में बना BMP-2 सारथ कॉम्बैट व्हीकल, जो पहली बार परेड का हिस्सा बना। इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल यानी BMP-2 के तौर पर ये सारथ है जो 7+3 जवान अपने साथ कैरी कर सकता है। एम्फीबियस ऑपरेशंस में बेहद कारगर है। 30 mm गन इसमें लगी है जो 2 किलोमीटर तक इफेक्टिव है। मिलान और कॉन्कर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो आसानी से 4 से 5 किलोमीटर तक दुश्मन को खत्म कर सकता है। हम आपको ये भी बता दें कि पानी में भी आसानी से चल सकता है और इसी वजह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लद्दाख के इलाके से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इसकी तैनाती है। हाल ही के दिनों में क्विक रिएक्शन टीम को व्हीकल की जरूरत थी, इसीलिए हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में कल्याणी और टाटा ने मिलकर ये 2 अलग अलग क्विक रिएक्शन टीम के तौर पर ये बख्तरबंद गाड़ियां बनाई हैं जो कि पूरी तरह से आर्मर्ड प्रूफ है। साथ में ये इस पे माइन का असर नहीं करेगा। लेवल 4 यानी अगर AK-47 या LMG की गोली लगती है तो भी इस पे इसका असर नहीं होगा। माइन का इंपैक्ट बहुत कम होगा। एक जमाना वो था जब भारत को सारे हथियार विदेशों से इंपोर्ट करने पड़ते थे, लेकिन मोदी सरकार ने डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर होने पर जोर दिया। इसी का रिजल्ट है कि भारत ने न सिर्फ अपनी मिलिट्री जरूरतों को अपने दम पर पूरा करने की शुरुआत की है, बल्कि विदेशों को भी हथियार एक्सपोर्ट की शुरुआत हुई है। अब कॉम्बैट व्हीकल से लेकर तोप और टैंक भारत में ही बन रहे हैं। इसी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है भारत में बनी K9 वज्र T तोप। देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक इस समय कर्तव्य पथ पर है। साउथ कोरियन कंपनी हैनवा टेक्विन ने इसे तैयार किया और अब लार्सन एंड टर्बो इसे मेक इन इंडिया के तहत तैयार कर रहा है। मेरे ठीक पीछे K9 वज्र T है जो कि 40 किलोमीटर तक इफेक्टिव रेंज के साथ दुश्मन को ध्वस्त कर सकता है। सेल्फ प्रोपेल्ड गन है। इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लद्दाख के इलाके में चीन को टक्कर देने के लिए रखा गया है। K9 वज्र तोप की ही तरह भारत के मिलिट्री पावर को भी कई गुना बढ़ा रहा है अर्जुन टैंक। ये 3rd जनरेशन का मेन बैटल टैंक है। इस टैंक को DRDO ने तैयार किया है। इस टैंक का नाम महाभारत के वीर योद्धा अर्जुन के नाम पर इसलिए रखा गया क्योंकि ये कभी भी अपना टारगेट मिस नहीं करता। ये भारतीय सेना की आत्मनिर्भरता वाली ताकत इस समय कर्तव्य पथ पर है। ये मेन बैटल टैंक अर्जुन है जो इफेक्टिवली अलग अलग टेरेन में इस समय डिप्लॉय है। ये भारतीय सेना का हिस्सा है। हम आपको ये भी बता दें कि ये 4 किलोमीटर इफेक्टिव अपने दुश्मन के पूरे खेमे को ध्वस्त कर सकता है। इसीलिए इसको इस समय इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनात किया गया है। मेन बैटल टैंक अर्जुन मार्क 1 की 2 रेजिमेंट इस समय भारतीय सेना का हिस्सा बन चुकी है। मिसाइल प्रोडक्शन में भी भारत अब दुनिया के बाकी मुल्कों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। रिपब्लिक डे परेड में आज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को शामिल किया गया। ब्रह्मोस
भारत में डेवलप हुई अब तक की सबसे एडवांस मिसाइल है। ये कम ऊंचाई पर तेजी से उड़ान भरती है और रडार के लिए इसे पकड़ना बेहद मुश्किल है। सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस जो 150 किलोमीटर से लेकर अलग अलग रेंजेस में इफेक्टिवली अपने दुश्मन को पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है। इसमें सेंसर्स और रडार के साथ इसे और इक्विप्ड किया गया है। इस समय भारतीय सेना के पास जहां ब्रह्मोस है जो कि पूरी तरीके से इक्विप्ड ब्रह्मोस के साथ है, इसीलिए लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बॉर्डर और साथ में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 3488 किलोमीटर के इलाके में ब्रह्मोस की तैनाती की गई है। और अब मैं आपको वो मिसाइल दिखाता हूं जिसके नाम से दुश्मन थर्राता है। इस मिसाइल का नाम है नाग। इस मिसाइल के बारे में कहा जाता है कि फायर एंड फॉरगेट, मतलब ये एक बार इस मिसाइल को फायर कर दिया तो फिर ये टैंक को तबाह करके ही दम लेगी। डीआरडीओ की बनाई इस मिसाइल को कहीं से भी फायर किया जा सकता है। इस मिसाइल के लिए एक खास कैरियर भी तैयार किया गया है। इसे नामिका नाम दिया गया है। रिपब्लिक डे परेड में आज नामिका और नाग मिसाइल की झलक लोगों ने देखी। हर मैदान फतेह के मोटो के साथ मेरे ठीक पीछे है डीआरडीओ के द्वारा तैयार किया गया नाग मिसाइल जो 4 से 5 किलोमीटर इफेक्टिव रेंज तक दुश्मनों को खत्म कर सकता है, एरियल थ्रेट को एंगेज कर सकता है। और ये है टैंक हंटर। नामिका के ऊपर ये बीएमपी है। इसके अंदर जवानों की तैनाती आसानी से 7+3 के फॉर्मेशन में हो सकती है और यही वजह है कि देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक ये नाग मिसाइल इस बीएमपी के ऊपर इसे लगाया गया और नामिका के तौर पर यह अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय है। भारत के सामने हमेशा सबसे बड़ी चुनौती रहती है चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर। बड़ा खतरा आसमान से होने वाले हमलों को लेकर होता है। यही वजह है कि हवा से होने वाले हमलों को वक्त रहते पकड़ने के लिए भारत ने आधुनिक रडार सिस्टम डेवलप किया है। गणतंत्र दिवस की परेड में आज आर्मी रडार के साथ आकाश मिसाइल को भी शामिल किया गया। यह मिसाइल जमीन से आसमान पर वार करती है। इस मिसाइल में फाइटर प्लेन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने की क्षमता है। बालाकोट स्ट्राइक होने के बाद भारतीय सेना और वायुसेना के लिए चुनौती एरियल थ्रेट से निपटना था। इसीलिए डीआरडीओ के द्वारा तैयार किया हुआ यह है आर्मी रडार जो कि 150 किलोमीटर तक दुश्मन के एरियल टारगेट को देख सकता है, मॉनिटर कर सकता है और यहां तक कि टारगेट को एंगेज करने के लिए 80 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक मल्टीपल टारगेट्स को बताकर इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में भी जानकारी दे सकता है। और इसी वजह से वाइटल इंस्टॉलेशन की सुरक्षा के लिए ये आकाश मिसाइल है जो कि 25 किलोमीटर की इफेक्टिव रेंज है। बालाकोट एयर स्ट्राइक होने के बाद इसको अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय किया गया। वाइटल इंस्टॉलेशन के साथ साथ बॉर्डर पर रखा गया ताकि पाकिस्तान के अगर एयरक्राफ्ट आते हैं तो उनको उससे में ध्वस्त किया जा सके और एक साथ अगर ये मिसाइल फायर होती है तो 4 एयरक्राफ्ट को पूरी तरह से ध्वस्त कर सकती है। भारत में बने यह हथियार हमारे आत्मगौरव का, भारत की आत्मनिर्भरता का सपूत है। लेकिन देश की सुरक्षा के लिए आर्म्स इंपोर्ट करना हमेशा से जरूरी रहा है। इसके बिना काम नहीं चलता। लेकिन हथियारों की खरीद एक बड़ी मुसीबत का काम रहा है। एक तो इस पर भारी मात्रा में फॉरेन एक्सचेंज खर्च होता है, बजट पर जबरदस्त भार पड़ता है और दूसरी बात यह कि पहले हर रक्षा सौदे को लेकर करप्शन के इल्जाम लगते थे, कमीशन की बात होती थी, आर्म्स डीलर्स के नाम आते थे। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि ये आर्म्स, ये हथियार, ये एयरक्राफ्ट हम अपने देश में क्यों नहीं बना सकते। नरेंद्र मोदी ने यह सोचा और करके दिखाया। आज इसी की एक झलक हमें परेड में देखने को मिली। लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत है। आज भी हथियारों के लिए हम दूसरे मुल्कों पर डिपेंडेंट हैं। कई देशों की पूरी इकोनॉमी आर्म्स के, फाइटर एयरक्राफ्ट्स के और वॉरशिप्स के एक्सपोर्ट पर डिपेंड करती है। ये देश कभी नहीं चाहेंगे कि भारत डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर बने। इसलिए यह काम मुश्किल है, इसमें कई चुनौतियां हैं। मोदी ने शुरुआत की है। हमें भरोसा रखना चाहिए कि वो दिन जल्दी आएगा जब भारत न सिर्फ पूरी तरह आत्मनिर्भर होगा बल्कि दूसरे देशों को हथियार और गोला बारूद, फाइटर एयरक्राफ्ट और वॉरशिप्स भी एक्सपोर्ट करेगा। आज श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक पर गणतंत्र दिवस मनाया गया। लोगों ने लाल चौक के मशहूर घंटाघर पर
शान से तिरंगा फहराया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी मौजूद थे। दरअसल यह इलाका बहुत सेंसिटिव माना जाता है। 3 साल पहले तक टेरर ग्रुप्स गणतंत्र दिवस के मौके पर यहां बंद की कॉल दे देते थे, लेकिन अब लोगों को कोई डर नहीं है। आज लाल चौक के आसपास दुकानें खुली हुई थी। रिपब्लिक डे पर इंटरनेट को भी बंद नहीं करना पड़ा। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ी संख्या में तैनात थी। लाल चौक पर आए लोगों ने कहा कि वो रिपब्लिक डे पर बहुत खुश हैं। ये दहशत फैलाने वालों के मैसेज है कि अब कश्मीर बदल चुका है। अच्छा लगा कि यहाँ पे झंडा लहराने का एक मुफीद सा माहौल लगा, और आज के डेट में जो JNK-UT के हालात है वो काबू में हुए हैं। इसके लिए DGM खुशामदीद करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडमिनिस्ट्रेशन को और तमाम DC साहिबान जो JNK-UT के हैं। हम उन्हें सराहते हैं। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है या एजेंसीज है या BSF है, आर्मी है, वो अमल में आई है, वो स्ट्रिक्टनेस में आई है। तो आज के डेट में माहौल और मंजिर दोनों चीज़ें अच्छे मिलने को दिखने का मंजिर मिल रहा है, क्योंकि जो जब क़यादत सही होती है हर एक सिस्टम सही रहता है। बहुत बदलाव दिखा रहा है जी, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। बिल्कुल अच्छा माहौल दिख रहा है। तो कितना गर्व फील हो रहा है कि आपके हाथ में तिरंगा है और 26 जनवरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं? जी बहुत 100%। आप बताएंगे कैसा लग रहा है? बहुत बहुत बेहतरीन सर, बहुत बहुत बधाई है। हमारा हम यहाँ पे इस टाइम इस जगह पे इस अच्छी जगह पे खड़े हैं, बहुत बेहतरीन। जनवरी को आपने देखा नेट खुले हैं, फोन खुले हैं, कोई बंदिश नहीं है, दुकानें खुली है, शॉपकीपर्स खुले, मार्केट खुले है, ट्रांसपोर्ट चल रहा है। ये बदलाव 5 अगस्त 2019 के बाद हुआ है, और 22,000 प्लेसेस पे तिरंगा रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी मैसेज है। जम्मू कश्मीर बदल चुका है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने दोहरे सिस्टम को नकार दिया। जम्मू कश्मीर के लोगों ने दोहरे एजेंडे को नकार दिया। उन्होंने देश का तिरंगा हाथ में उठा के उसको शान से लहराने में फख्र महसूस करना है। इस बदले हुए जम्मू कश्मीर में 74वें रिपब्लिक डे के मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने श्रीनगर में तिरंगा रैली निकाली। ये रैली श्रीनगर के TRC चौक से लाल चौक तक गई। तिरंगा रैली में हिस्सा लेने के लिए ABVP के कार्यकर्ता कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से आए थे। रैली के दौरान इन कार्यकर्ताओं ने भारत माता के जय के नारे लगाए। ABVP के कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस रैली के पीछे उनका मकसद कश्मीर के नौजवानों को मैसेज देने का है। वो चाहते हैं कि कश्मीर के युवा देश में मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ें, और अगर कोई शिकायत है तो अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं। आज की ये जो रैली है गणतंत्र दिवस के संदर्भ में हम हर वर्ष रैली निकालते हैं। इस वर्ष की जो ये हमने रैली निकाली है, ये रैली भी गणतंत्र दिवस के संदर्भ में निकाली है। इसमें 250 से अधिक विद्यार्थी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कश्मीर के कोने कोने से आए, बर्फ़ का और सबका सामने करते परेशानियों का यहाँ तक पहुँचे, और इनके हाथ में 100 फीट का तिरंगा है। ये 100 फीट का तिरंगा लिए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कश्मीर के कोने कोने से आज इस रैली में पहुँचे हैं। एक चेंज यहाँ पे कश्मीर में आ रही है। यहाँ पे पूरे 10 डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास स्टूडेंट्स आज जुड़े हैं जिनके हाथ में तिरंगे हैं। हमारा मैसेज ये है कि कश्मीर के युवाओं के लिए कि वो ये है कि वो अपनी बात रखे। जैसे हमारे पास राइट टू स्पीक है, राइट टू एजुकेशन है, तो इसके नाते हम हर कश्मीर के नागरिक से यही कहना चाहते हैं कि आइए बाहर बात रखें अपनी, जो भी उनकी ये है बात होती है। आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में किस तरह का बदलाव हुआ है, इस बदलाव का एक और सबूत दिखाई दिया बड़गांव में। गणतंत्र दिवस के मौके पर बड़गांव में मोस्ट वांटेड टेररिस्ट सैयद सलाउद्दीन के गांव में भी तिरंगा फहराया। इंडियन आर्मी के साथ मिलकर गांव के लोगों ने तिरंगा फहराया और राष्ट्रगान गाया। सलाउद्दीन के गांव के लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ मुहिम में हिस्सा लेने की शपथ भी खाई। इस प्रोग्राम में स्कूल के बच्चे भी हाथ में तिरंगा लेकर शामिल हुए। बड़गाम का यह इलाका बरसों से आतंकवाद से प्रभावित रहा है। यहां के लोग दहशत में जीते रहे हैं, लेकिन अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने लोगों में भरोसा जगाया है, विश्वास पैदा किया है। नतीजा यह हुआ कि लोग बेखौफ होकर अपने घरों से निकले, हाथ में तिरंगा उठाया और आतंकवादियों को संदेश दे दिया कि अब वो डरने वाले नहीं हैं। ये बदलते जम्मू कश्मीर की तस्वीरें हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर के हालात तेजी से बदले हैं, सुधार हुआ है। यह तस्वीर महबूबा मुफ्ती को भी देखनी चाहिए। महबूबा कहती थी अगर आर्टिकल 370 हटाया गया तो कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन आज
पूरे कश्मीर में तिरंगा लहरा रहा है। लाल चौक भी देख रहा है कि तिरंगा किस चांद से फहरा रहा है। और मोस्ट वांटेड सैयद सलाउद्दीन के गांव में भी गणतंत्र दिवस पूरे जोश खरोश के साथ, उत्साह के साथ मनाया गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर कश्मीर से तो तस्वीरें अच्छी आई, लेकिन आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो हुआ उससे विश्वविद्यालय के साख को थप्पा लगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज रिपब्लिक डे के प्रोग्राम हुए। इस प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, प्रो वाइस चांसलर, एमयू के तमाम प्रोफेसर, नॉन टीचिंग स्टाफ और स्टूडेंट्स मौजूद थे। यूनिवर्सिटी के एनसीसी के कैडेट भी इसमें शामिल हुए, लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद एनसीसी के कैडेट्स ने नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस धार्मिक नारे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बीजेपी के एक लीडर ने अलीगढ़ पुलिस को टैग करते हुए इस वीडियो को ट्वीट किया और इस मामले में कार्रवाई की मांग की। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कैंपस के अंदर जिस कार्यक्रम में वाइस चांसलर स्वयं उपस्थित थे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 74वें गणतंत्र दिवस का जो कार्यक्रम चल रहा था, उस कार्यक्रम में छात्रों के समूह द्वारा नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए। यह एक जंग का नारा है, एक धार्मिक नारा है और कहीं ना कहीं एक रेडिकल सोच को प्रदर्शित करता है। और गणतंत्र दिवस जैसे पावन अवसर पर इस प्रकार के नारे लगवाना, क्योंकि उन छात्रों के पीछे कोई ना कोई एक सोच काम कर रही है। इस प्रकार के नारे लगवाना क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जहां पूरा भारत एकजुट होकर भारत के गणतंत्र को नमन कर रहा है, भारत के संविधान को नमन कर रहा है, वहां यह जो अलगाववादी तबके हैं, जो रेडिकल तबके हैं, इस प्रकार के संदेश देकर भारत में विघ्न पैदा करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं एक अलगाववादी सोच को दर्शा रहे हैं। इस वीडियो को मैं पुलिस प्रशासन पर सौंप कर यह मांग करता हूं कि उच्च स्तरीय जांच इस वीडियो पर रखी जाए, इस वीडियो की गहन जांच हो और जो छात्रों का समूह है तथा जो जो लोग वहां उपस्थित थे सबकी जांच हो कि यह नारे किस प्रकार से लगाए गए हैं और क्या ताकत इनके पीछे कार्य कर रही है, क्योंकि यह एक राष्ट्र विरोध और अलगाववाद का विषय है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने इस वीडियो का संज्ञान तो लिया है, लेकिन अभी कोई केस दर्ज नहीं किया है। पुलिस का कहना है यह मामला एनसीसी और एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन के बीच का है और उन्होंने इसकी जांच शुरू कर दी है। एएमयू के प्रॉक्टर मोहम्मद वसीम अली ने कहा जिस वक्त नारा लगाया गया उस समय तक कार्यक्रम खत्म हो चुका था, लेकिन उन्होंने भी वीडियो देखा है। एक लड़के ने नारा लगाया था। ये मामला गंभीर है, इसकी जांच करके दोषी लड़के पर कार्रवाई की जाएगी। प्रोग्राम हमारा पूरा ख़त्म हो चुका था और ये लड़के बाहर निकल रहे थे। मेन जो एग्ज़िट गेट है उसी के पास खड़े होकर के कुछ लड़के खड़े थे। उसमें से एक लड़के ने ये नारा लगाया है जिसका वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो के ऊपर लोगों की आपत्ति आ रही है। लिहाजा यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके लिए जांच के आदेश दे दिए हैं और जांच के बाद उसकी पहचान होती है जिसने ये किया है, तो उसके खिलाफ जो भी आवश्यक कार्रवाई बनती है वो कानून के हिसाब से की जाएगी। तकरीबन 100 से ज़्यादा एमी के अंदर जो है जो जितने भी फेस्टिवल हैं, नेशनल फेस्टिवल हैं, वो मनाए जा रहे हैं। कभी भी ऐसा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई है। यूनिवर्सिटी जितने भी नेशनल फेस्टिवल होते हैं उनको पूरी आन बान शान के साथ, वो पूरी मर्यादा के साथ मनाती है। मैं कह रहा हूँ कि 100 साल के दौरान कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ये किसी शरारती लड़के ने शरारत किया है, लिहाजा इसको बहुत ही गंभीरता के साथ यूनिवर्सिटी ले रही है। प्रॉक्टर कह रहे थे कि नारा एक लड़के ने लगाया, लेकिन वीडियो में तो साफ दिख रहा है कि एक लड़का नारे तकबीर कह रहा है और उसके बाद कई लड़के अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे हैं। नारा लगाने वाले लड़के वीडियो में साफ साफ दिख रहे हैं, तो जाहिर है देर सबेर उनकी पहचान हो जाएगी, शायद कुछ एक्शन भी हो। अल्लाह अकबर का नारा लगाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय पर्व के मौके पर धार्मिक नारे लगाने से बेवजह माहौल खराब होता है। ये बात नारा लगाने वाले भी अच्छी तरह से जानते थे। बात इसलिए बढ़ गई क्योंकि धार्मिक नारा लगाने वाले स्टूडेंट एनसीसी के कैडेट्स हैं।
वो यूनिफॉर्म में थे। एनसीसी के कैडेट देशभक्ति के नारे लगाते तो बेहतर होता, डिसिप्लिन दिखाते तो बेहतर होता, लेकिन वहां कॉलेज में इस तरह के धार्मिक नारे लगा रहे थे। यह सब करने के पीछे मंशा क्या थी, यह बात जरूर पता चलनी चाहिए। गणतंत्र दिवस के मौके पर अलीगढ़ में इस तरह का यह इकलौता मामला नहीं हुआ। एक विवाद और खड़ा हुआ जब अलीगढ़ में एक मुस्लिम में स्कूल टीचर ने भारत माता के चित्र पर यह कहते हुए फूल चढ़ाने से इनकार कर दिया कि उनका मजहब इसकी इजाजत नहीं देता। मामला लखटोई के प्राइमरी स्कूल का है। गणतंत्र दिवस के मौके पर हर साल इस बार भी समारोह रखा गया था। प्रभात फेरी और भाषण के बाद तिरंगे और भारत माता की फोटो पर पुष्प अर्पित करने का कार्यक्रम शुरू हुआ। स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर, ग्राम प्रधान समेत इलाके के जाने माने लोग समारोह में मौजूद थे, फूल चढ़ा रहे थे। लेकिन हसमुद्दीन नाम के टीचर क्लास में जाकर बैठ गए। जब कुछ लोग उनके पास गए तो हसमुद्दीन ने कहा कि मैं फूल नहीं चढ़ाऊंगा। उन्होंने कहा वो तिरंगे पर फूल चढ़ा देंगे, लेकिन उनका मजहब इस बात की इजाजत नहीं देता क्या कि किसी चित्र के सामने झुका जाए। हम मुसलमान ने प्रोग्राम में जाता रोज जाता हूं, मैं भी जाता हूं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है हमारे यहाँ। हम अपने वहाँ किसी के सामने मत्था नहीं टेका, सीधा ऊपर वाला। तो तुम्हें तो कोई मत्था टेक भी कह रहा हो, पुष्प चढ़ाया हो तो चले गए। उसके अलावा मैं झंडे पे चढ़ाने की तैयारी जैसे आप लोग वैसा तैयार है। ये भारत माता में आप रहना। स्कूल के प्रिंसिपल भी टीचर की इस हरकत से नाराज हो गए। उनका कहना है कि प्रोग्राम में बच्चे भी थे, इस तरह की बातों से बच्चों पर गलत असर पड़ सकता है। प्रिंसिपल के मुताबिक मजहब एक निजी चीज है, स्कूल में आकर इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। समारोह में गांव के प्रधान भी आए थे। उनका भी कहना है कि राष्ट्रीय पर्व तो सब मिलकर मनाते हैं, इसे धर्म से, मजहब से जोड़ना ठीक नहीं है। भूल तो की ही क्या नाम है? राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रीय पर्वों पे राष्ट्र को सम्मान में हमको तो हर समय 24 घंटे तत्पर रहना चाहिए। जहाँ एक देश एक संविधान है, वहाँ पर ये अलग प्रकार की भावना रखना, क्या मानते हैं इस बात को लेकर? मजहब आप अपने घर पर कुछ भी मानिए, लेकिन जब आप किसी गवर्नमेंट संस्था में, विशेषकर किसी विद्यालय में आप ऐसी कोताही करते हैं तो ये अशोभनीय है। अब विवाद बढ़ा तो टीचर से फिर सवाल पूछे गए। उन्होंने फूल न चढ़ाने को लेकर जो बहाना बनाया वो सुनकर आपको भी हंसी आ जाएगी। जब झंडा फहराया गया उस समय भी मैं मौजूद था और मेरी तबीयत 3 दिन से खराब है। मुझे नाक में से ब्लड आ रहा है, नजला हुआ है और मुझे 2 दिन से बहुत तेज बुखार है, जिसके संबंध में मैंने 2 दिन पहले एक छुट्टी भी ली थी सीएल। मेरी तबीयत ज़्यादा खराब थी, मैं स्कूल आने में उस दिन असमर्थ था। आज ही मैं गाड़ी से आया हूँ इसी वजह से, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी। तो जब मैं वहाँ बैठा हुआ था तो मैंने दवा खाई थी और दवा का जो गैस होती है, दवा से जो गैस बनती है, उस वजह से मेरे पेट में बहुत दर्द था। तो मैंने जब हमारी एक मासा भाई मुझे बुलाने, तो मैंने ये कहा मासा मैं अभी आ रहा हूँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। बताया जा रहा है कि आपने ये भी कहा था कि हमारे मजहब में ये सब नहीं आता, मैं किसी के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। ना सर झुकाने वाली बात तो ये, देश के आगे तो सबका सर झुका और मेरा भी झुकेगा। और मैं देश के लिए इतना पाबंद हूँ कि देश मुझे जब चाहेगा जब आऊँगा मैं। तो क्या वायरल वीडियो में भी आप कहते हुए नहीं आ रहे हैं? नहीं सर, वो ऐसा होता है कि जब ऐसा है, जब कुछ लोग ज़्यादा घेर लेते हैं तो आदमी दबाव में भी आ जाता है ना। उस समय मेरे पेट में बहुत दर्द था, आप वीडियो में देख भी रहे हो कि मेरे पेट पे हाथ रखा हुआ है। मेरे उस समय बहुत तेज दर्द था गैस का, क्योंकि मैं दवा खा रहा हूँ ना 3 दिन से। वीडियो में तो आप ये कहते भी नजर आ रहा है कि मेरे मजहब से अलग मैं नहीं जाऊंगा, तो क्या उस नहीं सर, वो सर हकीकत है? सर नहीं, वो ऐसा होता है जब कुछ लोग घेर लेते हैं तो कुछ ऐसा कहना पड़ जाता है कभी, जब परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि जिससे ऐसा कहना पड़ जाता है कि कुछ समय के लिए। उसके बाद में मैंने पुष्पास वो फूल भी मार्गोस पे चढ़ाए हैं, सरस्वती पे, और भारत माता भी फूल चढ़ाए हैं। मुझे कोई हर्ज नहीं है और मैं दोबारा भी चढ़ाने के लिए तैयार हूँ। अच्छी बात है कि हसमुद्दीन ने बाद में भारत माता की तस्वीर पर फूल भी चढ़ाए, लेकिन उससे पहले उन जिस तरह की बातें की उससे जांच शुरू हो गई, विवाद खड़ा हो गया। अब अलीगढ़ के बेसिक शिक्षा अधिकारी कह रहे हैं कि अगर जांच में दोषी पाए गए तो उन पर एक्शन होगा। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा इसकी तफ्तीश की गई है
और इसमें ये बताया गया कि एक हसमुखदीन टीचर है, उन्होंने राष्ट्रगान या सरस्वती प्रतिमा और माँ भारत की प्रतिमा पर फूल्यार्पण करने से मना किया है। इस तरह का वीडियो वायरल हुआ है। इसकी जांच हम क्षेत्रीय खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा हम करा रहे हैं। अगर ये इसमें सत्यता मिली है तो उसके खिलाफ जो विभागीय कार्रवाई कर दी जाएगी। कितना गंभीर मानना चाहिए? क्योंकि आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, एक राष्ट्रीय पर्व हमारा है और इसलिए जो भी है इसकी गंभीरता को देखते हुए जो भी विधिक कार्रवाई विभागीय है वो कर दी जाएगी। मुझे लगता है हसमुद्दीन साहब ने अपनी बात वापस ले ली, प्रतिमा पर फूल भी चढ़ा दिए और उसकी एक वजह भी बता दी। तो अब इस बात को भूल जाना चाहिए। बात छोटी सी है, लेकिन कई बार ऐसी छोटी छोटी बातें लोगों के बीच शक की दीवार खड़ी कर देती है, झगड़ा बड़ा कर देती है। भारत माता तो सबकी है, ये देश सबका है और बहरहाल ये मामला यहीं खत्म हो जाना चाहिए। इस बात को ज्यादा बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। मध्य प्रदेश के इंदौर में कुछ लोगों ने माहौल खराब करने की जो कोशिश की वो काफी गंभीर थी। भड़काऊ नारे लगाए, सर तन से जुदा करने की धमकियां दी। इंदौर के बड़वाली चौकी इलाके में मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा हुए और नारे लगाए। आरोप लगाया कि पैगंबर साहब का अपमान किया गया है और इसकी सजा सिर्फ एक है, सर तन से जुदा कर दिया जाए। विरोध के लिए कुछ लोग इकट्ठा हुए, ठीक वैसे ही नारे लगा रहे थे जैसे नारे तहरीके लब्बैक के सपोर्टर लगाते हैं। इंदौर की राजवाड़ा मस्जिद के इमाम मोहम्मद नदीम नूरी ने इस नारेबाजी को सही ठहराया। इमाम नूरी ने आरोप लगाया कि पठान फिल्म के विरोध के नाम पर कुछ हिंदू संगठनों ने शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, पैगंबर साहब के बारे में अपशब्द कहे। मोहम्मद नदीम नूरी ने कहा कि मुसलमानों ने तो प्रोटेस्ट करके इस मामले को आगे बढ़ने नहीं दिया, विवाद को यहीं खत्म कर दिया। एक वीडियो वायरल हुई थी कस्तूर टाकीज में, कुछ हिंदू संगठन के लोग आए थे जो एक फिल्म का विरोध कर रहे थे। वो फिल्म का विरोध कर रहे थे, हमें उससे कोई मतलब नहीं था। वो एक नहीं 1000 फिल्मों का विरोध करें, किसी भी एक्टर का विरोध करें, एक्ट्रेस का विरोध करें, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम भी सारी फिल्मों का विरोध करते हैं और करते रहेंगे। ये इस्लाम में जायज़ नहीं है। लेकिन फ़िल्म की आड़ के अंदर उन्होंने हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जो अल्फाज कहे हैं, जो कि हमारे धर्म गुरु हैं। और याद रखें, किसी भी समाज के धर्म गुरु, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म गुरु के बारे में जब कुछ कहा जाएगा तो फिर उनके मानने वाले वो सड़कों पर उतर कर आएंगे ही आएंगे। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुसलमानों के धर्म गुरु हैं और उनके बारे में जब ऐसे अल्फाज कहे गए तो फिर मुसलमान इसको कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। ये तो शहर की फ़िज़ा ख़राब करने वाले काम हिंदू संगठन ने आगे रहकर किया। तो हम तो सिर्फ इसको रोकना चाहते थे, इसको दबाना चाहते थे कि अगर इस तरीके से अगर हम लोग आगे ना आते तो फिर वो आगे चल के फिर कुछ दूसरी बात करते, फिर कोई तीसरा खड़ा होता, फिर ऐसी कोई बात करता। तो इस मुद्दे को रोकने के लिए मुसलमान समाज आगे आया ताकि ये मामला यहीं पे ख़त्म हो जाए। जब इंदौर में सर तन से जुदा के नारे लगे तो विश्व हिंदू परिषद के नेता पुलिस स्टेशन पहुंच गए। पुलिस से शिकायत की कि विरोध के नाम पर कत्ल करने की धमकी दी जा रही है। विश्व हिंदू परिषद ने भड़काऊ नारे लगाने वालों पर एक्शन लेने की मांग की। कहा कि शहर का माहौल बिगाड़ रहे लोगों को सबक सिखाया जाए। भड़काऊ नारे जैसे नुपुर शर्मा के बाद जो फतवा जारी हुआ था, इस प्रकार की हरकत इंदौर में भी की जा रही है। तो खजराना, चंदन नगर, बड़वाली चौकी, 3 स्थानों पर इस प्रकार से सर तन से जुदा के नारे लगाए गए हैं। उसके विरोध में हमने आज कमिश्नर साहब से बात की है, आवेदन दिया कि ये शहर की फिजा बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, समाज में दहशत का वातावरण पैदा करने का काम कर रहे हैं। ऐसे आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। सुरक्षा की मांग की हमने, क्योंकि उदयपुर की घटना के बाद भी विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू हेल्पलाइन नंबर जारी किया था सारे देश के लिए, जहाँ पर भी समाज को असुरक्षा का भाव लगे तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर बात करें। और उसी के बाद से बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद इन लोगों के टारगेट पे हैं। बड़वाली चौकी पे लगा, खजराना थाने पर लगा, जो वीडियो देखने में आ रहे हैं। क्या नारा लगाया गया था? सर तन से जुदा, ऐसे नारे लगे। इंदौर में यह विवाद कल उस वक्त शुरू हुआ जब शाहरुख खान की फिल्म पठान रिलीज हुई। कुछ हिंदू संगठनों के वर्कर फिल्म का विरोध कर रहे थे, बॉयकॉट कर रहे थे।
इनमें से कुछ लोगों ने ऐसे नारे लगाए जो ऑफेंडिंग थे, कंट्रोवर्शियल थे। हिंदू संगठनों की नारेबाजी का ये वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में आपत्तिजनक बातें कही जा रही हैं। वीडियो वायरल होने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद बजरंग दल के 4 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इंदौर के पुलिस कमिश्नर एच.एन. मिश्रा ने कहा कि इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि उन्होंने दोनों समुदायों के लोगों से बात की है, दोनों को समझाया है ताकि शहर का माहौल खराब ना हो। तत्काल सख्त कार्रवाई की गई। उसमें जो भी शिकायतें आई उसमें दोनों मामलों में अलग अलग प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। पूर्व में जो मामला जो छतरीपुरा में कायम किया गया है उसमें 4 गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। साथ ही साथ पुलिस ने पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर, और ऐसे किसी भी स्थिति से पुलिस पूरी तरीके से सख्ती से निपटा जाएगा। और किसी भी तरह के सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके अगर आक्रामक मैसेज और उस तरह की घटनाओं पर भी पुलिस की नज़र है, और अगर कोई अफवाह फैलाता है तो उस पर भी नज़र रखी जाएगी। बहरहाल शहर में पूरी तरह से सांप्रदायिक जो सौहार्द है पूरी तरह से कायम है, और पुलिस पूरी घटनाक्रम पर कड़ी नज़र रखी। ये बात बिल्कुल साफ है कि न तो किसी को पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी करने का हक है, और ना ही किसी को सर तन से जुदा जैसे नारे लगाने का अधिकार है। दोनों ही बातें गलत हैं। ऐसी बातों से किसी का भला नहीं होता। एक फिल्म का विरोध करने के लिए भड़काने वाली बातें कही जाएं, या फिल्म का सपोर्ट करने के लिए नफरत फैलाने की कोशिश की जाए, दोनों ही गलत हैं। शहर के सीनियर लोगों को लीड लेनी चाहिए। दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शहर का माहौल ठीक करना चाहिए ताकि यह बात ज्यादा ना बढ़े। अब एक और कंट्रोवर्सी के बारे में आपको बताता हूं। रामचरितमानस पर बैन लगाने की मांग करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य इस विवाद को खत्म करने के बजाय उसे और हवा देने में जुटे हैं। अब उन्होंने अपना विरोध करने वाले संतों, धर्मगुरुओं और महात्माओं को शूद्र कह दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज ट्वीट किया कि लखनऊ के हनुमान मंदिर के सेवादार कहते हैं कि अपना आपा खोने वाला शूद्र होता है, तो उनके बयान पर जिस तरह संतों महंतों ने रिएक्ट किया उससे तो वो सब के सब शूद्र बन गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस ट्वीट पर कई संतों ने, धर्मगुरुओं ने ऐतराज जताया। स्वामी प्रसाद के बयान को अपमानजनक, सनातन धर्म का विरोधी बताया। लखनऊ के लेटे हनुमान जी के सेवादार विवेक तांगड़ी ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए हिंदुओं को बांट रहे हैं। विवेक तांगड़ी ने कहा कि मौर्य ने हिंदू धर्मशास्त्र पढ़े ही नहीं है, इस वजह से वो बेमतलब बयानबाजी कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने पुनः उस विषय को छेड़ा है जिसमें उन्होंने कहा है कि संतुलन खोने वाला व्यक्ति शूद्र होता है। ये ज्ञान मैंने दिया है उनको। जिसके ऊपर पूरे समाज का भार हो वो शूद्र है। व्यक्ति कर्म करता है, अच्छा या बुरा, और जो व्यक्ति अच्छे कर्म करते हैं उनका माथा पूजा नहीं जाता है, उनके पैर पूजे जाते हैं। वो मानसिकता उनकी है, शूद्र मानसिकता नहीं, शुद्र मानसिकता है, जो इस प्रकार से धर्म के प्रति और जाति के प्रति भेदभाव कर रहे हैं, जातियों में बांट रहे हैं। 15 और 85 का मूल मंत्र समाज में दे के इस समाज को बांट रहे हैं, हमारे हिंदुओं को बांट रहे हैं। समाज के अंदर ऐसा विष घोल रहे हैं ताकि मात्र उनका स्वार्थ पूर्ण हो। अयोध्या की तपस्वी छावनी के महंत आचार्य परमहंस ने कहा कि लोगों को देश के विकास की राजनीति करनी चाहिए, समाज को बांटने का काम नहीं करना चाहिए। आचार्य परमहंस ने स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनौती दी कि वो दूसरे धर्मों के पवित्र ग्रंथों के बारे में एक बार बोलकर दिखाएं। राजनीति होनी चाहिए जनता के हितों को लेकर के, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी की आस्था पर कुठाराघात नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य ये चारों एक ही पिता की संतान है, सब भगवान के प्रभु की चारों संतान है, चारों भगवान के बेटे हैं, चारों अपनी इच्छा से सृष्टि को चलाने के लिए एक व्यवस्था तैयार किए। और आज जो है जातिवाद का जहर घोला जा रहा है, यह बिल्कुल गलत है। स्वामी प्रसाद मौर्य को मैं कहूंगा कि रामचरितमानस में तो आप बोल लेते हैं, लेकिन कुरान के विषय में भी ये अपना विचार स्पष्ट कर दें तो इनको पता लग जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी ने तो इस इशू पर उनसे दूरी बना ली है, लेकिन मौर्य की बेटी संघमित्रा उनके बचाव में सामने आई।
संघमित्रा मौर्य बीजेपी के एमपी हैं, लेकिन उन्होंने बेटी का फर्ज निभाते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर सफाई दी। संघमित्रा ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य तो खुद 5 साल बीजेपी में रहे, वो राम के भक्त हैं, उन्होंने पूरी रामचरितमानस पढ़ी है। संघमित्रा ने कहा उनके पिता को मानस की जिन बातों पर ऐतराज है उन पर बैठकर चर्चा होनी चाहिए, उन पर मीडिया में बहस नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति भगवान में नहीं भगवान बुद्ध में विश्वास करता हो, वह व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में 5 साल रहने के बाद भगवान राम में आस्था कर रहे हैं और भगवान राम में आस्था करने की वजह से ही रामचरितमानस को पढ़ा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो उस डाउट को क्लियरिफिकेशन करना चाहिए ताकि आगे हमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। और पिताजी ने रामचरितमानस को पढ़ा और उन्होंने उस लाइन को अगर कोट किया तो शायद इसलिए कोट किया होगा क्योंकि मेरी इस संबंध में कोई बात नहीं हुई है, शायद इसलिए कोट किया होगा क्योंकि वह लाइन स्वयं भगवान राम के चरित्र के विपरीत है। जहां भगवान राम सबरी के जूठे बेर खा करके जाति और धर्म जाति को महत्व नहीं दिए, वहीं पर उस लाइन में जाति का वर्णन किया गया है और उस लाइन को उन्होंने यदि डाउटफुल दृष्टि से कोड करके स्पष्टीकरण मांगा तो हमें लगता है स्पष्टीकरण होना चाहिए। बहुत से विद्वान हैं और यह विषय मीडिया में बैठ करके बहस का नहीं बल्कि हमें लगता है विश्लेषण का विषय है। अच्छी बात है, संघमित्रा जानते हैं कि भगवान राम ने शबरी के झूठे बेर खाए थे और भगवान राम का चरित्र ऐसा नहीं है। रामचरितमानस को लेकर सबसे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री ने जानबूझकर विवाद खड़ा किया था। फिर स्वामी प्रसाद मौर्य मैदान में कूद पड़े, मानस को दलित पिछड़ों का विरोधी बता दिया। इन सारी बातों से योग गुरु स्वामी रामदेव ने आज नाराजगी जाहिर की। स्वामी रामदेव ने कहा कि कुछ विदेशी ताकतों के इशारे पर हिंदुओं के खिलाफ धार्मिक आतंकवाद फैलाया जा रहा है। देश में एक रिलीजियस टेररिज्म चल रहा है, हिंदू सनातन धर्म को नीचे दिखाना। सनातन मूल्य क्या है? जो शाश्वत वैज्ञानिक सार्वभौमिक मूल्य है, जो इटर्नल ट्रूथ है, वही सनातन धर्म है। अब उस सनातन धर्म पर जो तरह तरह के लांछन लगा करके, कभी हमारे धर्मशास्त्रों का आश्रय लेकर के, कभी हमारे महापुरुषों के चरित्र पर लांछन लगा करके जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, ये सारे के सारे भारत विरोधी, राष्ट्र विरोधी, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के इशारे पर या तो षड्यंत्र कर रहे हैं या अपनी कुत्सित कुंठाओं और अपनी बौद्धिक दरिद्रता और दिवालियापन के शिकार होकर के इस भारत को कहीं ना कहीं अपमानित करने की चेष्टा कर रहे हैं। उनका पुरजोर विरोध सारे देशवासियों को करना चाहिए। स्वामी रामदेव की नाराजगी सही है। पिछले कुछ दिन से हिंदू आस्था से जुड़े धर्मग्रंथों, हिंदू देवी देवताओं के अपमान का एक ट्रेंड सा चल पड़ा है। ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे बयान सामने आए हैं जिनसे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। इसलिए समझदारी इसी में है, ऐसी बातों को ज्यादा तूल न दिया जाए, इन्हें इग्नोर किया जाए। गणतंत्र दिवस के मौके पर सरकार ने समाजवादी पार्टी के फाउंडर मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण से सम्मानित किया, लेकिन उन्हें यह सम्मान देने पर इंटरेस्टिंग रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण दिए जाने से कुछ बीजेपी के सपोर्टर्स भी नाराज हैं और समाजवादी पार्टी के लोग भी नाराज हैं। सोशल मीडिया पर बीजेपी के कई समर्थक कह रहे हैं कि कार सेवकों पर गोली चलाने वाले, उत्तराखंड में आंदोलनकारियों पर गोली चलाने वाले मुलायम सिंह यादव को सम्मान देना शोभा नहीं देता। जबकि समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि नेताजी को तो भारत रत्न मिलना चाहिए था, सरकार ने सिर्फ पद्म विभूषण ही दिया। मुलायम सिंह यादव के बहू डिंपल यादव ने कहा नेताजी को भारत रत्न मिलना चाहिए था और वो भी बहुत पहले। नेताजी को जो यह पद्म भूषण की उपाधि दी गई है, ये मैं समझती हूँ नेताजी को भारत रत्न मिलना चाहिए था और पहले ही इस तरह की उपाधि मिल जानी चाहिए थी नेताजी को।
लेकिन हमारी मांग है सरकार से कि नेताजी को भारत रत्न दिया जाए। शिवपाल सिंह यादव ने भी कहा कि नेताजी ने किसानों के लिए, जवानों के लिए जितना काम किया उस हिसाब से उन्हें भारत रत्न ही मिलना चाहिए था। देखिए, नेताजी ने जीवन भर किसानों की, गरीबों की और प्रदेश की और देश के नौजवानों को, किसानों को, सबके आवाज को बुलंद किया है, तो इसलिए मिला है नेताजी को। इस तरह समाजवादी की बीच में बड़ा चेहरा रहे, क्या इससे आगे भी भारत रत्न भी उनको होना चाहिए, मिलना चाहिए आगे, अगर सरकार इस पर विचार करती है? बिल्कुल, पूरे देश की जनता की मांग है, किसानों की, नौजवानों की, जो उन्होंने जो जवानों के लिए भी काम किया है, जब रक्षा मंत्री थे उनके लिए भी काम किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने कहा कि पद्म सम्मान को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ब्रजेश पाठक ने कहा कि मोदी सरकार पद्म सम्मान देते वक्त जाति, मजहब और विचारधारा नहीं देखती, जो डिजर्विंग होता है उसे सम्मानित करती है, इसलिए कुछ चीजों को राजनीति से दूर रखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही अद्भुत ढंग से, जिसमें कोई कह सकता है जाति, धर्म, संप्रदाय, दलगत भावना से ऊपर उठकर निष्पक्ष भावना के साथ सभी का सम्मान किया है। उसमें श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी का भी नाम है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं उत्तर प्रदेश की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। ये उनका विषय, देखिए, इसको पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहिए। ये पद्म सम्मान है, इनका सबको सम्मान करना चाहिए। ब्रजेश पाठक की बात सही है। सरकार ने सम्मान देते हुए यह नहीं देखा कि मुलायम सिंह यादव की विचारधारा क्या थी, क्या कुछ लोग उनसे नाराज थे। मोदी सरकार ने मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण से सम्मानित किया, तो उसकी वजह यह है कि नेताजी बड़े कद के नेता थे, धरती पुत्र थे, किसानों के, पिछड़े वर्ग के विकास में उनकी योगदान की अनदेखी नहीं की जा सकती। और अच्छी बात है कि नरेंद्र मोदी ने एक नई परंपरा शुरू की है। पद्म अवार्ड ऐसे लोगों को देना शुरू किया है जो आम साधारण इंसान हैं, जिनके कंट्रीब्यूशन को समाज को स्वीकार करना चाहिए, नमन करना चाहिए। ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें पद्म सम्मान देना, यह बड़ी बात है। ज्यादा ध्यान इस पर दिया जाना चाहिए। तेलंगाना में आज गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम को लेकर बड़ा विवाद हुआ। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजभवन में सरकारी कार्यक्रम था। राज्यपाल टी सुंदरराजन ने झंडा फहराया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव नहीं पहुंचे। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम की परंपरा, इसमें गवर्नर और मुख्यमंत्री दोनों शामिल होते हैं। के चंद्रशेखर राव हैदराबाद में ही मौजूद थे। वो विरुला सैनिक स्मारक के शिलान्यास कार्यक्रम में गए, लेकिन राजभवन नहीं गए। तेलंगाना में गणतंत्र दिवस का यह कार्यक्रम पहले से ही विवादों में था। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर इस बार रिपब्लिक डे का प्रोग्राम परंपरा के मुताबिक परेड ग्राउंड में करने को कहा था, लेकिन केसीआर ने कोविड का बहाना करते हुए इसे राजभवन में करने को कहा। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने तेलंगाना सरकार को रिपब्लिक डे का कार्यक्रम केंद्र सरकार के गाइडलाइंस के मुताबिक परेड के साथ करने को कहा, लेकिन केसीआर तब भी नहीं माने। उन्हें तैयारियों के लिए कम समय होने की बात कह दी। आखिर में कार्यक्रम राजभवन में ही हुआ, पर मुख्यमंत्री यहां भी नहीं पहुंचे। गवर्नर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उनका नहीं, संविधान का अपमान किया है। Telangana undermined the Republic Day activity. They did not have any public program. They wanted me to hoist the flag in the Raj Bhavan itself. No public participation, as they did not follow the SOP guidelines from the central government. But to save the constitution, one well-wisher went to the court, and court condemned the government so that they should conduct the program with parade. But they again conveyed that due to constraint of time, what all the arrangements already made only they did. But anyhow, I am satisfied because I saluted my flag. I didn't expect Chief Minister will attend because 2 months back itself I wrote a letter saying that this time the program should be in a conducted in a grand manner with public participation, and but they didn't respond to that letter.
Just 2 days back, they gave a letter saying that it should be conducted in Raj Bhavan and only Chief Secretary and DGP will attend. In that letter also they didn't mention that Chief Minister will attend, so I also didn't expect. But people are watching. In Telangana history, it will be written that Constitution is not respected and people are watching. तेलंगाना में केसीआर और गवर्नर के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं, ये सब जानते हैं। गवर्नर ने कुछ दिन पहले शिकायत की थी कि उनके ऑफिस के प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया जाता। दूसरी तरफ चंद्रशेखर राव की पार्टी का आरोप है कि राज्यपाल बीजेपी की एजेंट के तौर पर काम कर रही हैं। लोकतंत्र में आपसी मतभेद हो सकते हैं, विवाद हो सकते हैं, लेकिन कोई मुख्यमंत्री गवर्नर की बात न माने, हाईकोर्ट की बात न माने, राष्ट्रीय त्योहार की परंपराओं का पालन न करे, संविधान का आदर न करे, इसे किसी भी लिहाज से ठीक नहीं माना जा सकता। गणतंत्र दिवस के मौके पर आज देश को कोविड महामारी से लड़ने का एक और बड़ा वेपन मिला। भारत ने आज कोविड की पहली नेजल वैक्सीन इनकोवैक लॉन्च की। इनकोवैक वैक्सीन को भारत बायोटेक ने सरकार के बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की मदद से डेवलप किया है। इस नेजल वैक्सीन को बनाने में अमेरिका की वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ने भी मदद की है। सरकार ने पिछले साल सितंबर में ही कोविड की नेजल वैक्सीन की इमरजेंसी यूज की परमिशन दे दी थी। दिसंबर में नेजल वैक्सीन के रेट भी तय कर दिए गए थे। सरकारी हॉस्पिटल्स में इनकोवैक वैक्सीन 325 रुपए में लगेगी। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इसका रेट 800 रुपए होगा। इनकोवैक को प्राइमरी डोज यानी कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक के तौर पर भी लिया जा सकेगा और इसकी बूस्टर डोज भी लगवाई जा सकती है। जिन लोगों ने कोविशील्ड या कोवैक्सीन लगवाई हुई है वो भी नेजल वैक्सीन ले सकते हैं। मेरी दृष्टि से आत्मनिर्भर भारत का एक महत्वपूर्ण पहलू है। हमने इस इतिहास तो देखा है कि वैक्सीन का रिसर्च होने के बाद 10 साल के बाद इंडिया में वैक्सीन आए और इंडिया में वैक्सीन लगे, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने ये इतिहास बदला है। जब ऐसे कोई पेंडेमिक की सिचुएशंस में इंडिया ही वैक्सीन रिसर्च कर ले और इंडिया ही वैक्सीन एडमिनिस्टर कर ले, ये हिंदुस्तान के इतिहास में कोविड क्राइसिस के दरमियान पहली बार आप सब लोगों के एफर्ट से, प्रयास से ये संभव हुआ है। आज दुनिया में 65% से अबव वैक्सीन सप्लायर इंडिया है। लास्ट वीक में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व करके आया। मैंने दुनिया में हिंदुस्तान का जलवा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर देखा। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ग्लोबल सीईओ की कॉन्फ्रेंस में, डायलॉग में भी इंडिया में वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, वैक्सीन रिसर्च में एक्सपर्टाइज, इंडिया रिसर्च और इनोवेशन के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसकी सराहना होती हुई मैंने देखी। जिस वक्त कोरोना की महामारी शुरू हुई, किसी को यकीन नहीं था कि भारत भी वैक्सीन बना सकता है, लेकिन भारत ने न सिर्फ 2 वैक्सीन बनाई बल्कि वो इफेक्टिव भी साबित हुई और ये वैक्सीन दुनिया के कई देशों को सप्लाई की गई। ये एक बड़ी उपलब्धि है। अब जो नेजल वैक्सीन बनी है वो भी बड़ी सफलता है। जो लोग इंजेक्शन लगाने से डरते हैं उनके लिए ये नेजल वैक्सीन बड़े काम की साबित होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।